पहले के तलाक जो होते थे पति पत्नी के बीच में, दहेज को लेके होता कि बहू को घर से निकाल दिया जाता था, मार डाला जाता था। पर अभी समय बदल गया, लोगों की सोच भी बदल गई। लोग अपनी बहुत सी, सब नहीं बोलूँगी, 50% या 60% मैं बोलना चाहूँगी कि सासें अपनी बहू को सिर्फ इसलिए घर से निकाल देती ताकि उनकी बेटी का घर बस सके। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए सासें अपने बेटों का जो है घर उजाड़ देती। पिता के होने के बावजूद अपने पोते को अनाथों की तरीके ज़िंदगी बिताने पे मजबूर कर देती। उस बच्चे पे उन्हें तरस भी नहीं आता है कि नहीं वो बिना पिता के कैसे रहेगा, जबकि उसका पापा जिंदा है, फिर भी उसे एक पिता का प्यार कभी मिलता ही नहीं। आदमी एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई बन जाता है, एक अच्छा मामा, एक अच्छा चाचा भी बन जाता है, और देवर तो बहुत ही अच्छा बनता है, इसमें कोई शक नहीं। पर वो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता नहीं बन पाता। राधे राधे सभी को। मेरे पति, जैसे कि पता है आप लोगों को, कि फ़ौज में हैं। उन्होंने अपनी शादी के बाद अपनी 2 बहनों की शादी की। जो भी सामान था दहेज का सारा कुछ दिया, तिलक परीक्षा दिया, जितना भी एक पिता करता है अपनी लड़की के लिए, उतना मेरे पति ने अपनी बहनों के लिए किया। अकेले सारी जिम्मेदारी निभाई, निभानी भी चाहिए। अगर पिता नहीं है या फिर पिता उस हालात में नहीं है कि बेटियों की शादी कर सके, तो भाई का भी फ़र्ज़ है कि वो एक पिता के तौर पे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, खुशी थी। जबकि मेरे सास के 2 बेटे थे, मेरे पति छोटे और उनसे बड़े हरिशंकर। हरिशंकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, कमाते हैं पर पैसे कहाँ जाते हैं नहीं पता। ये बोलें तो एक तरीके से उनका कहना है कि मैं नहीं कमाता हूँ। उनकी बीवी और उनके बच्चे का खर्च भी रविशंकर ही उठाते हैं। तो ये बात अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, अभी हम नंदों के बारे में बात करते हैं। मेरी 4 नंदें थी। एक की शादी मेरे से पहले हो गई थी, 2 की शादी मेरी शादी के बाद हुई थी, और एक की डेथ हो गई थी। मेरी शादी के बाद डेथ हो गई थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उनके ट्रीटमेंट में भी काफ़ी पैसा लगा था, मतलब 8-10 लाख रुपए लगे थे। तो वो रविशंकर ने ही लगाए थे, वो किसी और ने नहीं लगाए थे, अकेले रविशंकर ने किया था। मुझे इसका भी कोई दुख तकलीफ़ नहीं है कि नहीं उनके ट्रीटमेंट में रवि ने इतना पैसा लगाया, मेरे पति ने इतना पैसा लगाया, क्योंकि घर में है तो अगर पिता नहीं कर रहे हैं तो भाई ही करेगा, इसमें कोई वो नहीं है। और लड़की अगर कुंवारी है तो भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भाई और पिता की, कि वो करे। एक बेटी की तौर पे बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो उठाए। तो उस टाइम पे तो मैं खुश थी। पहले शादी के बाद मेरी सारी छोटी छोटी खुशियों को मार दिया जाता था। जैसे मैं कुछ लेने के लिए बोलूँ, खाने के लिए भी बोलूँ, तो ये बोला जाता था कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी पैसे नहीं हैं और नंदों की शादी करनी है। मैं सोचती चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर अभी नंदों की शादी करनी है तो सच में बेटियों की शादी में पैसे लगते हैं। मैंने अपने पापा को देखा है कि दहेज जुटाने में कितना पैसा मतलब लगता है पैसा, और मतलब लास्ट टाइम तक, जब तक शादी होकर के लड़कियां विदा नहीं हो जाती, तब तक ये लगता है कि भगवान कोई कमी न रह जाए कि बाराती बोल के चले जाए। तो इस टाइम पे जब मेरे पति कर रहे थे सब कुछ, तो सेम चीज़ें एक बड़े होने के तौर पे तो मुझे भी समझ में आ रही थी कि अगर कुछ भी कमी हो गई तो ससुर को कोई नहीं बोलेगा, जेठ को कोई नहीं बोलेगा, मेरे पति को ही सब लोग बोलेंगे, तो उनकी रेपुटेशन की बात है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे को दूध भी नहीं दिया जाता था, ये बोल के कि नहीं नंदों की शादी करनी है। वो ब्लॉग आपने पहले देख लिए होंगे।
शादी कर दी गई, दान दहेज जितना हो सका सारा कुछ दिया गया। यहाँ तक कि जब नंदों ने अपनी शादी की जो है तैयारियाँ की, सामान खरीदा गया, तो हर एक चीज़ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दी गई नंदों को, कि साल भर तक तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं पड़े। मतलब लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, हर एक चीज़ छोटी से बड़ी तक साल भर के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दी गई। उन लोगों ने खुद ही ली, सारी मार्केटिंग खुद की। यहाँ तक तो ठीक था। शादी के बाद मेरे नंदोई लोग कुछ करते नहीं हैं। मतलब एक लेबर होता है, वो भी 400 रुपये की दिहाड़ी पे काम करता है कि दिन भर अगर उसने 400 रुपये कमाए हैं तो शाम को वो बीवी बच्चों के साथ सुकून से रहता है और खाता पीता है। पर मेरे नंदोइयों को ये नहीं है। मेरे नंदोई थोड़ा बहुत जो खेती करते हैं टाइम पास के लिए, उसके अलावा गंगा जी में जा कर के मछली मारते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। ऐसे में बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में सामान छोटे बड़े हर एक लगता है। जब एक नई गृहस्थी इंसान शुरू करता है तो उसमें खर्चे लगते हैं। यहीं से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। पहले मेरी शादी के पहले जो नंदी की शादी हुई थी, उनके बच्चे थे। जब भी रवि छुट्टी आते थे तो उनके यहाँ सामान जाता था। मतलब साबुन, तेल, चीनी, चाय की पत्ती, क्रीम पाउडर, जो भी है बेसिक डेली यूज़ का सामान, वो सारा रवि खरीद के देते थे। पहले एक सिस्टर थी, फिर दूसरी की शादी की तो 2 सिस्टर हो गई, दोनों के ससुराल में जाता था। फिर तीसरी शादी किया अपनी बहन की, मतलब तीसरी बहन की जब शादी की नहीं तो तीनों के यहाँ जाने लगा। अब आप खुद समझ सकते हैं, इंसान फौजी हो या फिर कोई भी जॉब में हो, पर अगर 3 घर का खर्चा वो उठा रहा, प्लस अपनी भाभी के लिए भी सेम चीज़ थी, सेम जिम्मेदारियाँ रविशंकर की थी कि जो भी डेली यूज़ का सामान होता है वो अपनी भाभी को वो ला के देते थे। इधर 3 बहनों के यहाँ ससुराल में सामान जाना, प्लस अपने घर में सामान रखना, और इधर मैं, मतलब एक साथ 5 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। धीमे धीमे मुश्किलें स्टार्ट हो गई। बहनों की आदत थी, वो अपने पति से कुछ भी नहीं कहती थी। छोटी सी बड़ी चीज़, हर एक चीज़ के लिए अपने मेरे पति से बोलती थी, भाई से बोलती थी, वो अपने पति से नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि ये हो गया ना कि जैसे नंदोई बाहर कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं ना, तो उन्हें जाने नहीं देती नंदे कि रहन दो जी, भाई कमाएगा ही, भाई करेगा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि वो उतना, मतलब कितना भी हो जाए, एक प्राइवेट जॉब वाला एक फौजी की पेमेंट की बराबरी बहुत कम कर सकता है। और ख़ास करके वो इंसान जो शाम को पीता हो, नॉनवेज खाता हो, वो दिन में कितना भी कमा ले, रात में अपनी फैमिली का पेट नहीं भर सकता। यहीं से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई। नंदों की डिमांड बढ़ती रही, धीमे धीमे नंदों के बच्चे हुए, उनकी डिमांड्स भी बढ़ने लगी। इधर जिठानी के 2 बच्चे थे, उनकी डिमांड्स भी बढ़ने लगी। अब इन सब में मेरा और मेरे पति का रिश्ता कहीं खोता चला गया। क्योंकि मैं अगर अपने हस्बैंड से भी बोलती ना कि मुझे सर्फ चाहिए, तो होता ही नहीं था। क्योंकि वो सिस्टर के यहाँ जाना था, भाभी के यहाँ जाना था। भाभी की सिस्टर थी अनीता, उनके यहाँ तक जाना था। मतलब जॉनसन्स बेबी केयर के सामान उनके यहाँ तक जाने थे। ये होता था मेरे। जब मेरी नंदों के बच्चे हुए, बच्चे पढ़ने लायक के हुए, बच्चों की डिमांड से स्टार्ट हो गई। रस नहीं है, कोई बहन बोलती है भैया मेरे यहाँ पंखा नहीं है, पंखा ला दो। मेरे पति ना अपनी बहनों की, अपनी भांजियों की, अपने बहनों की ही जिम्मेदारियाँ निभाते रहे। उनको ये पता ही नहीं चला कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चा और बीवी भी है। अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए मेरे पति ने मुझे मायके बार बार जाने के लिए बोलने लगे। जब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी पति से बोलती, आप मुझे टाइम दो, हमारे प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो मेरे पति के पास ना टाइम होता है, ना पैसे होते हैं।
मतलब कुछ भी नहीं मिलता। इसी से हमारे झगड़े बढ़ते रहे। फिर मेरे नंदोइयों का ये हो गया ना कि इन लोगों को तलाक ही करा देते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि जब सानू और प्रियांशु रवि की लाइफ में रहेंगे ही नहीं तो कोई हक ही नहीं रहेगा। परेशानियाँ यहाँ से और ज़्यादा स्टार्ट हो गई। जब मैं जबलपुर से पर्वतखेड़ा रहने के लिए गई, उन्हें लगा कि ऐसे तो ये साल में सिर्फ कुछ टाइम के लिए आती थी, अभी ये यहीं पे परमानेंट रहने लगेगी तो धीमे धीमे हमें जो मिलता है फ्री का, जो रविशंकर की पेमेंट पे ऐश करते हैं, मतलब नॉनवेज, दारू और कैंटीन का सामान, घर का राशन, ये सब रवि ही करते हैं मेरी नंदों के घर में, ससुराल में। मतलब एक तरीके से मेरी नंदों की फैमिली अलग होकर रह रही है अपने ससुराल में, और उस फैमिली का खर्चा मेरे पति उठा रहे हैं। एक नंद के 2 बच्चे हैं, एक के 5-6 बच्चे हैं, एक के भी 2 बच्चे हैं, तो उन सबका खर्चा, राशन का, कैंटीन का, मतलब जो भी होता है कैंटीन में, तो आप जो फौजी वाइफें होंगी उनको पता होगा कैंटीन में क्या क्या मिलता है, वो सारा चीज़ मेरे पति दे रहे थे। बच्चे पढ़ने लगे नंदों के, उनकी फीस सब कुछ देना मेरे पति की जिम्मेदारी है। इन सब चीज़ों में मेरे पति रविशंकर अपने बच्चे का कहीं ध्यान ही नहीं दे पा रहे। यहाँ तक कि अगर रवि छुट्टी भी आते हैं तो जैसे मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी के घर में जाते हो, रहते हो, खाते हो, वो बात अलग हो जाती है एज अ ब्रदर। पर अगर मेरे पति 30 दिन की छुट्टी भी आते हैं ना, तो 30 दिन यहाँ पे नॉनवेज बनेगा, ससुराल से सारी बहनों को डेली लेके आएंगे, खिलाएंगे और उसके बाद फिर वापस ससुराल में छोड़ के आएंगे। मेरे नंदोइयों लोगों के लिए बोतलें आती हैं दारू की, शराब की, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर सुबह जाएंगे, फिर शाम को मेरे पति उनको 3-4 चक्कर में पूरी फैमिली को लेके आएंगे, फिर सुबह छोड़ के आएंगे। ऐसे होता था। तो ये चीज़ों पे मैं ऑब्जेक्शन करने लगी कि ऐसे नहीं होता, आप आइए, रहिए 10 दिन 15 दिन जो भी रहना है रहिए, ये आना जाना ये चीज़ ठीक नहीं रहती रोज़ रोज़, कि आप छोड़ने जा रहे हो, फिर लेने आ रहे हो, फिर शाम को, फिर सुबह छोड़ के आओगे, फिर शाम को लेके आओगे। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कपड़ों के लिए, चप्पल के लिए, ब्रश के लिए, पानी गर्म करने की रॉड के लिए, फैन के लिए, सब हर एक चीज़ के लिए मेरे पति पे आश्रित होने लगी। तो जब मैं जो है जबलपुर से वहाँ पर्वतखेड़ा में रहने गई ना, तो सबको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई मेरे ससुराल में, मेरी नंदों, कि अगर मैं हमेशा के लिए वहाँ पे रहने लगी और शिफ्ट हो गई तो धीमे धीमे जो चीज़ें उन्हें मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। मतलब एक बहन का जो हक होता है वो तो उनको दिया जाएगा, तीज त्यौहार पे माना जाएगा, पर जो बेसिक चीज़ें होती है साल भर का, जो है तेल, साबुन, चीनी चाय की पत्ती, ये सारा चीज़ उन्हें नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। इसलिए उन्होंने मेरे पति को भड़काना स्टार्ट कर दिया, मेरे नंद और नंदोइयों ने। मेरे पति के कान भरने लगे। इसमें मेरी सास ने भी साथ दिया और जिठानी ने तो भरपूर ही साथ दिया। अपना क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि चीज़ें उनको भी मिल रही थी, पंखा है, कैंटीन का सामान है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, जैसे मेरे कमरे में, मतलब मेरे पति फौज में हैं और मेरे कमरे में फैन तक नहीं लगा था। मेरे पति अपने बच्चे और बीवी के लिए इतने गरीब थे, जबकि उन्होंने सिस्टर को भी पंखा खरीद के दिया है, घर में भी पंखे लगाए हैं, भाभी के कमरे में भी पंखे लगाए हैं, पर बीवी के कमरे में पंखा नहीं है। तो आप इससे रविशंकर का की मेंटालिटी समझ सकते हैं कि नहीं, रविशंकर के ऊपर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, और उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते रविशंकर ने बीवी और बच्चे को ही साइड मार दिया। नंदोइयों को कहने का मतलब है कि तुम मेंटेनेंस मत लो, अगर तुम मेंटेनेंस ले लोगी तो बहनों के बारे में सोचो, भाभी के बारे में सोचो, फिर मेरे और मेरे बच्चे के बारे में कौन सोचेगा। रवि ने भी नहीं सोचा। मेरे नंदों ने ही बोला मेरे पति से कि बीवी के साथ रहोगे तो बच्चा हो जाएगा, इसलिए तुम दूसरी औरतों के साथ रहो, कम से कम बच्चे का खर्चा तो बच जाएगा। ये मेरे नंदोइयों के वर्ड थे। मैं घर से नहीं जा रही थी, मुझे बच्चलन साबित करने तक की मेरी नंद और नंदोई ने सबने कोशिश की। मुझे बेहद मेंटली टॉर्चर किया गया।
ब्लैक मैजिक तक किया गया। जिन लोग, सब लोग नहीं मानते हैं ब्लैक मैजिक को, बट ये चीज़ होती है। जो लोग इसको झेले होंगे उनको ये चीज़ पता होगी। वहाँ तक ये लोग गिर गए। और आज की डेट में भी ये जो मेरी लाइफ में हो रहा है सब कुछ, ये मेरे नंद नंदोई और जेठ जेठानी चंदा समा की ही देन है। मैं पर्वत खेड़ा से तो इन लोगों ने मुझे निकाल दिया, इन्हें लगा कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि उस टाइम पे मैं पागल हो गई थी। पर उसके बाद 2017 से 20 तक तो मैं मायके में थी, मेंटली डिस्टर्ब थी। 2020 से लाइफ थोड़ा चेंज हुई। मैंने अपने हस्बैंड से बोला अगर आपको नहीं रहना आप मुझे डाइवोर्स दे दो। तब मेरे पति रविशंकर ने लखनऊ में घर लोन पे लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, घर हमने चोरी से लिया।